हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद स्नेहा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट, ये जो लिखा है यहाँ बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है देखना। पहले तो एक दो तारे दिखाई देते हैं, फिर इनकी संख्या जो है बढ़ती जाती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि आसमान में हीरे जड़े हों, है ना। और इसमें बताया है कि कुछ तारे टिमटिमाते हैं, कुछ तारों की टिमटिमाहट जो होती है वो अलग होती है, कुछ कंटिन्यू यानी लगातार चमकते हैं जो चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। ये सब लिखा है ना। आइए नीचे देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, यानी हम जो तारे देख रहे हैं इनके साथ साथ हम क्या चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जो चंद्रमा है वो क्या है, वो अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को, यानी पूर्ण चंद्र होता है, उसको लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो याद रखना कि जो पूर्ण चंद्र है उसको हम 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, और ये जो पूर्ण चंद्र वाली रात है उसको पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के 15 दिन बाद क्या होता है कि हम चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि यानी अमावस्या होती है ना। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो मतलब आप आसमान का अवलोकन जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा या छोटी वस्तुएं जो हैं, छोटी चमकीली वस्तुएं जो हैं वो हमें क्यों नहीं दिखाई देती हैं। जैसे रात में हम चंद्रमा, तारे या अन्य खगोलीय पिंड हैं उसको हम देख सकते हैं, लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो दिन में हमें इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो इतना अत्यधिक तेज होता है कि हमें ये जो चमकने वाली वस्तुएं हैं वो हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है। ठीक है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। तो क्या बोला है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा, प्रकाश होता है, जिससे वे क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तो याद रखना तारा क्या है, तो वे उनकी जो तारा है उनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, ठीक है, और बड़ी मात्रा में वे उसे उत्सर्जित करते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। यानी जैसे हम सूर्य के ताप या सूर्य के प्रकाश को महसूस करते हैं, वैसे हम अन्य तारे के प्रकाश या ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। दूर, एक तो दूर है इसलिए हमें उनकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं होता है, और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है ना। इसी प्रकार क्या है, जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए हमको क्या होता है कि वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जबकि कई तारे जो हैं वो सूर्य से भी बड़े हैं। ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी जो तारे हैं, जो तारे के समूह हैं, वो विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे ये हैं, ये क्या है, तारों का समूह है। इन लोगों ने क्या किया है कि एक तारों ने मिलकर एक आकृति का निर्माण किया है। इसको हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, यानी तारों के समूह की एक आकृति है। ठीक है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है, ठीक है, जो अर्सा मेजर या बिग बियर है, ये नक्षत्र मंडल है जिसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, ये 7 तारों का समूह है। तो याद रखना कि जो स्मॉल बियर है या सप्तऋषि है, ये क्या, ये 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो जो सप्तऋषि है वो किस का भाग है, तो अर्सा मेजर का। ठीक है, नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में मतलब ले जाके आप तारों को देख सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं, ये बताया है। ठीक है।
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। इसमें क्या बोला है कि पहले के जो लोग थे, अगर उनको दिशाओं का निर्धारण करना है रात्रि में, तो वो क्या करेंगे, तारों की सहायता से करेंगे। जैसे कि जो उत्तरी तारा जो है ना, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। जो ध्रुव तारा है वो क्या होता है, हमेशा नॉर्थ में निकलता है और नॉर्थ में ही रहता है। इसलिए क्या होता है कि उत्तरी तारा अगर हम पता कर ले तो हमको पता चल जाएगा कि जो उत्तर दिशा है वो किधर है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया ये नक्षत्र मंडल है, ये दो तारे जो हैं संकेतक तारे हैं, इनकी सहायता से हम ध्रुव तारे को देख सकते हैं, है ना। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। हमने पहले देखा था कि कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना प्रकाश ऊष्मा होती है, उनको तारा कहते हैं। इसमें बताया गया है कि कुछ खगोलीय पिंड होते हैं उनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी है ना, इसके पास अपनी कोई स्वयं की ऊष्मा या ऊर्जा नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये जो सूर्य का प्रकाश है उससे ऊष्मा प्राप्त कर रहा है, यानी, है ना। तो क्या ये ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेट टाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जैसे कि हमारे जो ग्रह हैं वो सब क्या हैं, वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा है वो हमारा सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर हमारी पृथ्वी है, अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो ये हमें चंद्रमा की ही तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, है ना। आइए, यहाँ कुछ ग्रह हैं और उनके बारे में बताया गया है। जैसे बुध है, ठीक है। बुध है, जो बुध का परिक्रमण काल है, यानी सूर्य के चारों ओर लगाने में, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, एक परिक्रमण करने में जो समय लगता है वो 88 दिन है। जबकि अपने अक्ष पर घूमते उसको घूर्णन कहते हैं, है ना। तो घूर्णन करने में 59 डेज लगता है ना। और जो शुक्र है, शुक्र 250 दिन लगता है परिक्रमण करने में, और घूर्णन में 243 दिन लगता है। पृथ्वी को परिक्रमण करने में 365 दिन लगता है, और घूर्णन में, यानी अपने अक्ष पर घूमने में, घूर्णन में 1 दिन लगता है। और इस पर चंद्रमा की संख्या जो है वो 1 है, यानी पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो 1 है। मंगल है, तो मंगल एक परिक्रमण 687 दिन में लगाता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है 1 दिन में करता है। चंद्रमा की संख्या है वो 2 है। फिर बृहस्पति है। बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है वो 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल, है ना। और चंद्रमा की संख्या है वो 95 से ऊपर जा चुकी है ना, 95 से अधिक है। शनि है, तो शनि जो है वो अपना परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरी करता है। कितने में? 29 साल 5 महीने में। और जो घूर्णन है वो 10 घंटे 40 मिनट में। और इसकी चंद्रमा की संख्या जो है वो 146, है ना, 146 से अधिक हो गई। यूरेनस है, एक परिक्रमण काल है वो 84 साल है। यूरेनस, जिसको हम अरुण बोलते हैं, उसका परिक्रमण काल है वो 84 साल है। जबकि जो एक घूर्णन है वो 17 घंटे 14 मिनट है। और चंद्रमा की जो संख्या है वो 27 से अधिक है। नेपच्यून है, उसका परिक्रमण काल जो है वो 164 साल है, जबकि घूर्णन जो है वो 16 घंटे 7 मिनट है। और चंद्रमा की संख्या कितनी है? 14, ठीक है। तो हम देखेंगे इन सब में जो सबसे ज़्यादा चंद्रमा है वो शनि के पास है, ठीक है, 146 से अधिक। तो इसको याद रखना। एक और बात बताइए कि जो आंतरिक ग्रह हैं तो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। जो आंतरिक ग्रह क्या हैं वो क्या हैं? सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है? ये आंतरिक ग्रह हैं। बाहरी ग्रह हैं, ये सूर्य से बहुत दूर हैं, है ना, और बड़े आकार के हैं, और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या है? ये बाहरी ग्रह हैं।
आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। एक मिनट। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उपग्रह क्या होते हैं? तो ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी जो है हमारे सूर्य की ओर चक्कर लगा रही है, वैसे ही क्या होता है, एक मिनट रुको, जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कौन, जैसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वैसे ही जो चंद्रमा क्या होता है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो उसको हम, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हमने देखा, और सबसे ज़्यादा किसके पास थे, तो वो शनि के पास थे, है ना। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या देखा, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ये सब मिलकर क्या करेंगे, एक सौरमंडल का निर्माण करेंगे। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। अब है सूर्य। सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल के, एक मिनट, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, यानी इसका खिंचाव बल इतना है कि ये जो सौरमंडल है उसको अपने से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो याद रखना कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना दूर है, तो वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इन्होंने बोला है कि शब्द की उत्पत्ति है, तो हम देखते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री जो है, एक मिनट सॉरी, जियोलॉजी, जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन, और जियोइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी हमारी जो पृथ्वी का आकार है वो जियोइड है। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमने क्या देखा, जो हमारे 8 ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, और जो रास्ता है वो दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है, दीर्घवृत्ताकार, यानी अंडे के आकार का, ऐसा है ना, कैसा है, अंडे के आकार का। और ये कक्षा कहलाता है। जो दीर्घवृत्ताकार पथ है इसको क्या बोलते हैं, इसको कक्षा बोलते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में यानी सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर लगाता है वो 88 दिन में लगाता है, और जो घूर्णन करता था वो 59 डेज में करता था। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, किसकी, क्योंकि जो इसका आकार है, आकृति है, द्रव्यमान जो है वो लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है शुक्र को, है ना। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब इनको ग्रह क्यों नहीं कहा जा सकता, तो हमको पता है कि ग्रह कहने के लिए किसी को 3 मापदंड पूरे होने चाहिए। कौन कौन से, सूर्य की परिक्रमा, यानी जो वो ग्रह है वो सूर्य की जो परिक्रमा कर रहा है वो एक निश्चित पथ पे करना चाहिए, है ना। दूसरा है कि उसका द्रव्यमान इतना होना चाहिए कि वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगभग गोलाकार रूप ले सके। और तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण इतना होना चाहिए कि वह अपनी कक्षा के आसपास के जो अन्य पिंड या मलबे हैं उनको ठीक कर सके, यानी उनको साफ कर सके। तो जो प्लूटो है पहला मापदंड पूरा करता है, दूसरा मापदंड पूरा करता है, लेकिन तीसरा नहीं करता है, इसलिए उसको जो ग्रह की श्रेणी है उससे बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, अब ये देखा है कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। इन्होंने क्या बोला, जो खगोलीय पिंड हैं उनकी, ठीक, खगोलीय पिंड या उनकी जो गति है उनका जो अध्ययन करने वाले लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री। जैसे हमें पता है एंसेंट में थे एक आर्यभट्ट, वो भी खगोल शास्त्री थे, है ना।
प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इसको याद रखना कि प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है, उसमें लगभग जो टाइम लगता है वो 8 मिनट है ना। इसमें 8 मिनट दिया है, लेकिन शायद 8 मिनट 16 सेकंड करके कुछ है। पृथ्वी, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, क्योंकि पहले बुध, शुक्र और फिर पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से देखेंगे तो तीसरा ग्रह है। अगर आकार के हिसाब से देखेंगे तो पांचवा बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी ऐसी है। एक मिनट, है ना, ये क्या है, अरे गलत बन गया, एक मिनट, ऐसी है। तो ये क्या है, ये यहाँ क्या है, ये चपटी है। ध्रुवों के पास क्या है, ये चपटी है ना। यही कारण है कि इस आकार को भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है, और यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा हमको इसलिए दिखाई देता है, जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो हमें बहुत पास दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारे अन्य खगोलीय पिंड हैं उनकी अपेक्षा बहुत नज़दीक है। और पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। तो इसको याद रखिएगा, कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। उपग्रह, तो उपग्रह क्या है, तो उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह क्या है, तो ये मतलब कृत्रिम उपग्रह है, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग जो है वो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, है ना, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। जैसे कि कुछ उपग्रह हैं, भारतीय उपग्रह हैं, इनसैट है, IRS है, एड्यूसैट है। ठीक है, हम इससे क्या जानते हैं, हम जो मौसम है उसके बारे में जानकारी मिलती है, संचार माध्यम में प्रयोग होता है इन सब का। ठीक है, आइए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरी करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपनी अक्ष पर चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का जो चक्कर है वो 27 दिन में लगाता है, यानी परिक्रमण और जो घूर्णन है वो भी 27 दिन में ही पूरा करता है। इसलिए क्या होता है कि हम पृथ्वी से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो यही कारण है कि 27 दिन में ये पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और अपना घूर्णन भी पूरे करता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जो हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पानी है ना ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तो ये इमेज देखिए, है ना, क्षुद्र ग्रह हैं तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त। जैसे हमने तारों के बारे में पढ़ा, ग्रह और जो उपग्रह है ना, इसके अतिरिक्त जो असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी इनके अतिरिक्त भी क्या होता है, कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। तो याद रखना किसकी, मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड, तो सूर्य की ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। क्या है ये, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको हम उल्कापिंड कह रहे हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड क्या होता है, पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जलने लगते हैं घर्षण के कारण। और किस लेयर में जलते हैं, यानी किस परत में जलते हैं वायुमंडल की, तो मध्यमंडल में। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, ये मध्यमंडल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, जो वायु के कण हैं और उल्कापिंड हैं उनके बीच में क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होने लगता है, जिससे गर्मी के कारण क्या होता है, जलने लगते हैं ये।
ठीक है। और ये भी याद रखना कि जो हमारा मध्य मंडल है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत भी है। फलस्वरूप फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये देखिए ऐसा वाला है ना। यह पट्टी आकाश गंगा है। क्या बोला है इसको? आकाश गंगा है। ठीक है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। यानी ये सौर मंडल वो है, आकाश गंगा है तो छोटा सा कहीं एक जो सौर मंडल है हमारा पूरा, वो इसका एक भाग है सौर मंडल वो आकाश गंगा का। ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलती हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, है ना। तो देखिए ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड किससे बना है? आकाश गंगा है, आकाश गंगा में सौर मंडल में पृथ्वी और पृथ्वी में हाँ, है ना। अब ये कुछ क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो हमने ग्रह के बारे में देखा कि जो ग्रह होता है उनका स्वयं की कोई ऊष्मा नहीं होती है, कोई प्रकाश नहीं होता है, वो तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जबकि जो तारे हैं वो क्या, उनमें स्वयं का प्रकाश भी होता है, स्वयं की ऊष्मा होती है, अपने प्रकाश से ही प्रकाशित भी होते हैं, तो इनको तारे कहते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो हमें पता है कि सौर मंडल जो है वो 8 ग्रह, उपग्रह, है ना, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी से मिलकर बना है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे हैं। तो हमको पता है पहले बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो बताया था कि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है ना, क्योंकि यहाँ पानी भी है, क्योंकि यहाँ पानी भी और वायु भी उपस्थित है। वायु में जीवन जीने के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन उपस्थित है, इसलिए हम उसको एक अद्भुत ग्रह मानते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो हमने देखा कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का जो एक चक्कर लगाता है वो 27 दिन में पूरी करता है, और जो अपना घूर्णन करता है यानी जो अपने अक्ष पर घूमता है वो भी 27 दिन में घूमता है। इसलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ब्रह्मांड क्या है? तो हमने देखा कि लाखों तारों, बादलों, गैसों से आकाश गंगा का निर्माण हुआ है, और लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो वो शुक्र है, क्योंकि इसका आकार, आकृति, जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के समान है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है, क्योंकि पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो वो दीर्घ वृत्ताकार है, यानी अंडे के आकार का। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना मंगल और बृहस्पति। देखिए यहाँ आएगा कि तारों का एक समूह, यहाँ क्या आएगा? तारों। ठीक है, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। नक्षत्र मंडल। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या बोलते हैं? तो आकाश गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। पृथ्वी के सबसे करीब है, कौन करीब है? तो बुध। बुध क्या है? पृथ्वी के सबसे करीब है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। ग्रह के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। तो हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है।